हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हो लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप अपने डाउट्स या कमेंट्स लिख करके मुझे भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी, तो आपको क्या लेके चलनी है 1:1, मतलब कि ये दोनों पार्टनर प्रॉफिट या लॉस इक्वल डिवाइड करके आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये दोनों पार्टनर इस फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं और डिसॉल्व करने के लिए जो एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से पेमेंट की गई है या पेमेंट ली है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है। आपको क्या करना है, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने, नेसेसरी अकाउंट्स बनाने। तो नेसेसरी अकाउंट्स में आपके क्या क्या आता है, डिसोल्यूशन के केस में आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स लोन अकाउंट, और उसके बाद बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर एंड में आपका बनता है बैंक या कैश अकाउंट। तो यही सीक्वेंस आपको मेंटेन रखनी होती है, इसी सीक्वेंस में आपको अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो बिना मिस्टेक के, तो फटाफट फॉर्मेट तैयार कर लो और साथ के साथ जो भी ट्रांजेक्शन है उसको पोस्टिंग कर दो। तो किस तरह से, देखो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का जो फॉर्मेट आपके पास तैयार है, उसकी डेबिट साइड पर आप एसेट्स को लिखोगे। जो ये एसेट्स दी गई हैं, ये सारी की सारी एसेट्स बुक वैल्यू पर लिखोगे, सारी नहीं, आपको चेक करके लिखना है। जैसे कि कैश और बैंक आपके रियलाइजेशन में नहीं आते, उसको आप बैंक अकाउंट में दिखाओगे अलग से। तो सन्ड्री डेटर्स आपके बुक वैल्यू से रिकॉर्ड होंगे 30,000 रुपए ग्रॉस अमाउंट। प्रोविजन लेस करके 28,000 से आप यहाँ पर नहीं दिखाओगे। जो डेटर से उसका बैलेंस डेबिट होता है, तो आप इसको ग्रॉस अमाउंट से दिखाओगे 30,000। और जो प्रोविजन हैं वो सारे के सारे आप कहाँ दिखाओगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर। तो प्रोविजन फॉर डेट से आपका 2,000, जिसे आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। तो ये दोनों चीजें आपको अलग अलग दिखानी होती है रियलाइजेशन अकाउंट पर, नेट अमाउंट से नहीं, याद रखना ये बात। इन्वेस्टमेंट 10,000 ये कवर होगा आपका, स्टॉक 40,000, ट्रक 75,000 और प्लांट एंड मशीनरी 80,000। जो पार्टनर की ड्राइंग है वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, उसे आप पार्टनर के कैपिटल के साथ ही एडजस्ट करोगे, उसमें से ही लेस करोगे। अब देखो लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में यहाँ पर आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज को कवर करना है। तो आउटसाइड लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा, पार्टनर कौन है, ए और बी, लेकिन उनकी वाइफ से अगर आपने लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया है, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी आउटसाइड पार्टी बन जाएगी, आउटसाइड लाइबिलिटी। तो इन दोनों से लोन लिया है तो वो आपके यहाँ पर आएंगे लाइबिलिटीज है, तो आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे मिसिस एज लोन, मिसिस बीज लोन, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस को आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखोगे। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों को आपने रियलाइजेशन अकाउंट में लिख लिया। अब इसके बाद बारी आती है कि आपको एसेट्स को बेचने पर कितनी अमाउंट मिल रही है और लाइबिलिटीज को किस तरह से आपने पे किया है। तो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स आपको करनी है, यहाँ पर लिखनी है। तो एसेट से रिलेटेड चेक करो यहाँ पर क्या लिखा है। फर्स्ट, हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। जो आधा स्टॉक है, आधा स्टॉक कितना बन जाएगा, 40,000 का आधा 20,000। 20,000 का स्टॉक आपने 10% लेस से बेचा है, तो 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000। तो 2,000 माइनस करने के बाद इसका मतलब आपने 20,000 रुपए वाला स्टॉक 18,000 रुपए में बेच दिया। तो फर्स्ट आपका आ जाएगा 18,000 का स्टॉक आपने बेचा। इसी तरह से बाकी के एसेट्स में आपको किस तरह से पेमेंट मिली है, तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी है। तो एक एक करके पिक कर लो। प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000, ट्रक 1,20,000 और गुडविल 25,000। अब आप कहोगे गुडविल तो आपकी बैलेंस शीट पे दी ही नहीं है। हाँ ठीक है, बैलेंस शीट में नहीं दी, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द टाइम जब आप सेल कर रहे हो, तो वो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, और अगर उससे रिलेटेड आपको पेमेंट मिल रही है तो वो आप एसेट्स में इंक्लूड करोगे। गुडविल 25,000 रुपए रियलाइज्ड दिखाओगे। बेड डेट्स आपके 5,000 होते। अब ये बेड डेट्स 5,000 मतलब कि 5,000 रुपए जो डेटर्स से आपको लेने थे वो डूब गए। अब यहाँ पर प्रोविजन को भूल जाओ, आप बिल्कुल भूल जाओ, और आपको क्या करना है, जो डेटर्स है आपके 30,000 रुपए,
इसी को ही आपको ध्यान रखना है। इसमें से अब आपको कितने अमाउंट मिल रही है, 5,000 रुपए डूब गए तो 25,000 रुपए की तो इसका मतलब पेमेंट मिली है ना। तो बेड डेट्स आपके 5,000 हुए हैं, इसका मतलब 25,000 की आपको पेमेंट मिल गई। तो डेटर्स आपके 25,000, पेमेंट मिल गई आपको, रियलाइज हो गई। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू। तो हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट 10,000 की है, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 5,000, जिसे आपने बुक वैल्यू पे बेच दिया। बुक वैल्यू का मतलब है जो आपने यहाँ पर रिकॉर्ड की हुई है अमाउंट 5,000, तो वो 5,000 रुपए में ही बेच दिया है आपने। तो 5,000 रुपए मिले आधी इन्वेस्टमेंट के, वो आपको मिल गए। तो ये सारी एसेट्स जिस तरह से आपने बेची और अमाउंट आपको मिली, वो आप यहाँ पर टोटल लोगे 2,93,000। ये सारा का सारा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है, आपका पैसा आपको मिल रहा है, जिसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ लिखोगे, एसेट्स को यहाँ लिखा है डेबिट साइड पर। लेकिन जब आप इसकी पेमेंट लेते हो, रियलाइज करते हो, एसेट्स को बेचने के बाद जो भी अमाउंट मिलेगी वो आप कहाँ लिखोगे, आप लिखोगे इसके क्रेडिट साइड पर। तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा 2,93,000, यहाँ पर आप क्रेडिट साइड पर लिखो। इसी तरह से आगे देखो, आप बैंक अकाउंट आपने खोला हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है, तो बैंक अकाउंट में आप डेबिट साइड पे बैंक का बैलेंस लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस 3400 रुपए। अब यहाँ पर जो कैश का बैलेंस आ, इसका आप क्या करोगे, आपने रियलाइजेशन अकाउंट में आपको नहीं लिखना, तो आप इसको कहाँ लिखोगे, बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दोगे यहाँ पर टू कैश अकाउंट 4200 रुपए। एक तरह से आप दिखाओगे कि ये बैंक में पैसा जमा हो गया। तो 4200 रुपए बैंक अकाउंट में ही ऐड कर दोगे, कैश को अलग से मेंटेन नहीं रखोगे। जब कैश और बैंक दोनों दिया है तो आपको बैंक अकाउंट खोलना है और उसमें कैश का अकाउंट ट्रांसफर कर देना है, कैश का बैलेंस ट्रांसफर कर देना। इसके बाद जो आपको पेमेंट मिली है एसेट्स को बेचने के बाद, वो आप यहाँ पर लिखोगे। तो क्योंकि आपका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बैंक डेबिट हुआ तो डेबिट साइड पर ही पोस्टिंग करोगे 2,00,000। इसी तरह से आपने सारी एसेट्स को तो रिकॉर्ड कर लिया। अब आधा स्टॉक तो आपने बेच दिया, लेकिन आधा स्टॉक अभी बचा हुआ है जिसे ए ने ले लिया है। ए ने 20% मोर देन बुक वैल्यू ले लिया है। तो आधा स्टॉक कितने का है, 20,000 रुपए का बचा हुआ है, जिसे 20% से ज्यादा अमाउंट में ले लिया। तो 20,000 का 20% कितना बनेगा, 4,000। तो 20,000 वाला स्टॉक ए ने 24,000 रुपए में ले लिया। तो यहाँ पर आपको बैंक में पेमेंट नहीं आ रही, लेकिन वो स्टॉक कौन ले रहा है, एक पार्टनर ले रहा है। तो आप उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे कि ये आपका स्टॉक इस पार्टनर ने लिया है, जिससे आपको पेमेंट लेनी है, फर्म को पेमेंट लेनी है। तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर ए ने स्टॉक को टेक ओवर किया है 24,000 में, तो ये आप पोस्टिंग करोगे साथ के साथ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंसेस आपके आ जाएंगे यहाँ पर 1,80,000। बी की ड्राइंग से 94,000, इसको भी लिखना मत भूलना, साथ के साथ लिख लो डेबिट साइड पर। ड्राइंग से तो डेबिट बैलेंस होता है, जिसे आप डेबिट साइड पर पोस्टिंग करोगे बी के अकाउंट, ए के अकाउंट में नहीं। ये गलती आप नॉर्मली कर देते हैं स्टूडेंट्स, वो गलती आपको नहीं करनी, ध्यान से लिखना है। इसके बाद जो ए ने टेक ओवर किया है, तो वो डेबिट होगा उसका अकाउंट 24,000 से, जितना स्टॉक उसने ले लिया है। फर्म को उसको पे करना था, पे नहीं कर रहा, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा जो आपने लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज को किस तरह से पे किया है वो देखो। लाइबिलिटीज में यहाँ पर आपके आ रहे हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, और यहाँ पर एक डैमेज का आ रहा है, डैमेज का क्लेम आ रहा है आपका 10,000 का क्लेम था, जिसे आपने 12,000 रुपए में सेटल किया। तो ये आपके क्या आ जाएगा, डैमेज क्लेम 12,000 रुपए। इसके बाद ये कह रहा है जो ये 10,000 का जो क्लेम था, इसे आपने गलती से क्रेडिटर्स में इंक्लूड किया हुआ। तो क्रेडिटर्स आपके कितने हैं, 30,000 के। 30,000 में से 10,000 रुपए की पेमेंट आपने कितने में कर दी, 12,000। 10,000 रुपए वाली लाइबिलिटी में को आपने कैसे पे ऑफ किया, 12,000 में। तो बाकी के 20,000 अब भाई आपके क्रेडिटर्स बच गए हैं। उसके बारे में लिखा है कि जो ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हैं, उनकी पेमेंट अभी ऑन एन एवरेज 1 महीना बाकी था। उनकी ड्यू पेमेंट का जो टाइम है वो अभी 1 महीना बाकी था। उसको आप 31 मार्च के बाद भी 1 महीना बाकी था जब आप पेमेंट कर सकते थे। अब आप क्या कर रहे हो, आप अभी पेमेंट कर रहे हो। तो जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने एक टर्म बनाई हुई थी कि अगर आप टाइम ड्यूरेशन से पहले पेमेंट कर देते हो तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, 12% डिस्काउंट पर एनम। जैसे इंटरेस्ट पर एनम दिया जाता है ना, उसी तरह से
टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने डिस्काउंट डिसाइड किया हुआ था। जितना टाइम पीरियड के लिए आप पहले पेमेंट करोगे उसी हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों की पेमेंट आपने 1 महीना पहले कर दी, 1 महीना पहले कर दिया तो उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो कितना मिलेगा, वो माइनस करने के बाद आपने पेमेंट किए तो वो कैलकुलेशन कर। तो आपके क्रेडिटर्स कितने बचे हैं, 20,000। तो 20,000 पर 12%, 12% आपका कितना बनेगा, 2400। 2400 आपका 12 महीने का है, वो आपको निकालना है 1 महीने का, क्योंकि आपने 1 महीना पहले पेमेंट किए तो 1 महीने के हिसाब से ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो वो बनेगा 200 रुपए। क्रेडिटर्स को पेमेंट करने पर 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो क्रेडिटर्स हैं कितने, 20,000 के बचे हैं, तो आप 200 रुपए का डिस्काउंट लेकर के पे करोगे 19,800 रुपए। इसी तरह से बिल्स पेबल, वो भी इसी तरह से 10,000 के बिल्स पेबल है, जिसे आपने 1 महीना पहले पेमेंट किए तो 12% के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो पूरे साल का डिस्काउंट बनता है आपका 1,200 रुपए। 1 महीना पहले पेमेंट करे तो 1 महीने का आएगा 100 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। 10,000 की पेमेंट आपको कितनी करनी है, 9900 रुपए। ये क्लियर हो गया आपका, अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पर आपकी लाइबिलिटीज में और क्या रह गया, आपका रहता है मिसिज एज लोन, जो कि ए टेक ओवर कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है मिसिज ए का लोन कौन टेक ओवर कर रहा है, ए कर रहा है। बचा किसका लोन, बी का लोन, जिसके बारे में यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो हम यही मान के चलेंगे कि वो पूरी की पूरी पेमेंट कर दी गई है, उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट आपने पूरी पेमेंट की है। तो मिसिज बी लोन आप यहाँ पर लिखोगे 10,000, जिसकी आपने पेमेंट कर दी। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यही मान के चलेंगे कि उसकी भी पूरी पेमेंट कर दी गई है। तो टोटल लाइबिलिटी जितनी आपने पे की है वो है 56,700 रुपए। तो आपकी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब लाइबिलिटीज को पे करते हो तो आप उसकी पोस्टिंग कहाँ करोगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर, टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज पेड 56,700। क्लियर है। इसी के साथ आप यहाँ पर बैंक अकाउंट में भी पोस्टिंग कर दो, पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखोगे 56,700 रुपए। अब ये सारी लाइबिलिटीज पे करने के बाद अब बारी क्या आती है, देखो यहाँ पर ए का जो लोन है, मिसिज ए का जो लोन है वो कौन ले रहा है, ए जो पार्टनर है वो टेक ओवर कर रहा है। तो जब फर्म की लाइबिलिटी को कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो उसके लिए क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि फर्म के बैंक से पैसा नहीं जा रहा, फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है, तो अब फर्म की लाइबिलिटी पे करने की किसको हो गई है, पार्टनर को करेगा ना। पार्टनर अगर फर्म के बिहाफ पर पेमेंट कर रहा है तो अब फर्म किसको पे करेगी, पार्टनर को पे करेगी। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, उसके कैपिटल बैलेंस में इतना एडिशन हो जाएगा जो वो लाइबिलिटी ले रहा है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट मिसिज एज लोन 15,000, जो उसने लाइबिलिटी टेक ओवर की। इसी तरह से उसने इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का जो आधा पार्ट रह गया था आपका, आधी इन्वेस्टमेंट तो 5,000 आपने बुक वैल्यू पर सेल कर दी थी, और आधी इन्वेस्टमेंट ए ने ले ली है, टुक अवे का मतलब है उसने खरीद ली है एक तरह से। तो यहाँ पर जो आधा आधी इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए की, वो 10% डिस्काउंट पर उसने लिया है। तो 5,000 पर 10% डिस्काउंट कितना बनेगा, 500 रुपए। मतलब कि उसने 4500 रुपए में 5,000 वाली इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया है। तो यहाँ पर कोई एसेट वो ये ले रहा है तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की है। अगर वो खरीद रहा है, कोई पार्टनर एसेट को खरीद रहा है तो उसको पेमेंट करनी होगी फर्म को, और वो पेमेंट नहीं कर रहा तो फर्म कैसे लेगी, उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करेगी। तो यहाँ पर लिखो बाय एज कैपिटल अकाउंट 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट 4500। आई होप ये हमने सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को कवर कर लिया है, कोई भी नहीं बची। अब ये जो आपने ए से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की है, दो लोन और ये इन्वेस्टमेंट की, इसको आप पोस्टिंग कर दो। सबसे पहले क्रेडिट साइड पर जो 15,000 की उसने लाइबिलिटी को टेक ओवर किया है, और डेबिट साइड पर जो उसने स्टॉक लिया है, सॉरी इन्वेस्टमेंट ली है 4500 रुपए की, जिसकी उसको पेमेंट करनी थी, हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्लियर है। अब रियलाइजेशन में अब आप देखो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है, 86,800, जिसको आप
इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए और बी के हिस्से आएगा 43,400 रुपए। दोनों के अकाउंट में प्रॉफिट है तो क्रेडिट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा और इन दोनों पार्टनर्स के अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 86,800 रुपए। लिख करके ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया, खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब ये जो प्रॉफिट है आप पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग कर दो, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पर ही पोस्टिंग होगी 43,400 43,400। और इसके बाद अब आप देखो किसका कितना बैलेंस आ रहा है, जितना भी बैलेंस आ रहा है उसकी पेमेंट की जाएगी। तो पेमेंट आप बैंक से करोगे और ये दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करो 1,29,900 से, और बी का कितना बैलेंस आ रहा है 1,14,000। तो 20 कैपिटल अकाउंट भी आपका डेबिट होगा 1,14,000 से और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा इन दोनों के टोटल से। तो इन दोनों को पेमेंट करने के बाद इन दोनों के अकाउंट भी क्लोज हो गए, खत्म हो गए इस तरह से। क्लियर है? अब बारी आती है बैंक अकाउंट बनाने की। तो बैंक अकाउंट में अब आप कैसे करोगे, देखो यहां पर आप टोटल करो और यहाँ पर अब आपने जो पेमेंट की है वो भी तो आपको लिखनी है। दोनों पार्टनर्स को जो आपने पेमेंट की है उन दोनों की पेमेंट को भी तो आप लिखोगे क्रेडिट साइड पर। ये पेमेंट लिखने के बाद अब टोटल करो, टोटल करने पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए और दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। अगर मैच कर जाता है और क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बिना मिस्टेक के। आई होप आप अगर ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे, इस तरह से सीक्वेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी भी कंप्लीट होगा बिना मिस्टेक के, बिना कहीं रुकावट के। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, प्रैक्टिस जारी रखोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तभी तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि वो भी आपके लिए अच्छा सोचेंगे और अच्छा सोचने पर अच्छी वाइब्रेशंस आती है और हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होती है, कभी भी अप्लाई करके देखना, अच्छा लगेगा। गुड बाय एंड टेक केयर।